में आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस रशिया इन सब का नाम सुना होगा या फिर रहा-सहा नाम सुना होगा कि अमेरिका, रशिया, इंडिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना या रशिया, इंडिया, चाइना। ये सब के बीच में आपने कहीं एक चीज जो मिस कर दी वो है अपना इतिहास। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, भारतीयों ने जितना भी इतिहास पढ़ा है उसमें उन्होंने गुलामी की 200 साल की जंजीरों को अभी तक अपने मन से उतारा नहीं है। उन्हें पता है कि हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। बाय द वे, ये अंग्रेज आए कहां से थे? ये अंग्रेज आए थे यूनाइटेड किंगडम से, जिसको आप इंग्लैंड के नाम से भी जाना करते हैं। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? यूरोप में है। जैसे एशिया में भारत है, बिल्कुल ऐसे ही यूरोप में यूके है। ठीक इसी तरह से भारत के अंदर फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए या फिर डच आए। ये सब आए कहां से थे? ये सब यूरोप से आए। और एक समय तो ऐसा कहते थे कि ब्रिटेन का सूरज, यानी कि इंग्लैंड का जो सूरज है, जहां उदय होता था वहां से लेकर जहां अस्त होता था, वहां तक सब तरफ इनका ही शासन था। ऐसे में बड़ा सवाल आज के दिन ये है कि आज हम जितनी भी बातें करें, यूरोप के सारे देश मिलकर जो यूरोपियन यूनियन बनाए बैठे हैं, 27 कंट्रीज प्लस ब्रिटेन भी पकड़ लीजिए, इनका संयुक्त रूप से भी इतना नाम नहीं आता जितना चाइना का अकेले आ जाता है, अमेरिका का अकेले आ जाता है। एक जमाने में जहां इंग्लैंड हुआ करता था, आज उस जगह लगभग अमेरिका ने ले ली है वो जगह। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल यूरोप ने अपनी प्रासंगिकता खत्म कैसे कर दी? क्यों ऐसा हुआ कि यूरोप, जिसका कहते हैं सूरज कभी नहीं छुपता था, धरती जहां तक है, गोल धरती है, वहां पर इनका शासन हुआ करता था, ये सब गायब कैसे हो गए? इनके कहीं नाम क्यों नहीं लिए जाते? और आज के समय में अगर कोई पूछ भी ले, कोई थोड़े पढ़े लिखे आदमी से जाकर पूछे कि भाई साहब क्या लगता है यूरोप क्यों पिछड़ गया, तो उसका सीधा सा आंसर आता है कि अब यार वहां पर बहुत सारे इल्लीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं। अभी देखा था हमने, जैसे ब्रिटेन के अंदर अभी रैली बुलाई गई थी, कहा गया था कि हम चार्ली को पसंद करते हैं। अब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं इल्लीगल माइग्रेंट्स को लेकर। ठीक है, आज के सेशन में मैं ये भी बताऊंगा कि इल्लीगल माइग्रेंट्स यहाँ पहुंचे नहीं हैं, इनकी जरूरत थी पहुंचना। ये चाहते थे कि लोग दुनिया भर से यहाँ पहुंचे। सारा डिटेलिंग करेंगे आज हम, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोप संस्थागत तरीके से खत्म कैसे होता जा रहा है। कैसे यूरोप, जो दुनिया के अंदर ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कंपनी देने वाला, दुनिया को नोकिया जैसे फोन देने वाला, यूरोप एरिक्सन जैसी कंपनियों को चलाने वाला, यूरोप न्यूटन जैसे, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट देने वाला यूरोप आज कहीं चर्चा में ही नहीं है। आज अगर उठाकर देखो तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिखाई देगा, गूगल का नाम, चैट जीपीटी का नाम या फिर चीनी कंपनियों का नाम ही नहीं है साहब। यूरोपियन को आफ्टर ऑल हो क्या गया है? अपनी बोलचाल की भाषा में कहें भाई साहब, हाय लग गई है इनको, अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस या फिर कुछ आप में से लोग ये भी कहेंगे सर इन्होंने तो कुछ अपनाया नहीं, टाइम बिंग अगर ये सुधर गए होते तो शायद ये आराम में चले गए होंगे सर, इतना पैसा कमा लिया, काम करने की जरूरत ही नहीं रह गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक जगह लैंड कर रहे होंगे और वो ये है कि इन्होंने अडॉप्शन नहीं किया समय के साथ। हाँ, ये शुरुआत में सोचना ठीक है, हम आगे चलते हुए सारी बातों को समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक बात हो अडॉप्शन की, ये केवल कॉन्टिनेंट्स पर ही लागू नहीं होती, देश पर लागू नहीं होती, ये सब पर लागू होती है, आप पर, मुझ पर लागू होती है। अगर आप एक अच्छा व्यापार करते हैं, आपने कोई दुकान खोल रखी है, आपका खुद का कोई व्यापार है, आपने अगर समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, जैसे बहुत सारी कंपनियां आजकल, दुकानें बहुत सी चल रही हैं लेकिन माल उनका ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स हैं लेकिन दुनिया को पता नहीं है क्योंकि आपने विज्ञापन नहीं किया, आप सोचते हैं एक दिन सब हो ही जाएगा। ऐसे में आप भी कहीं ना पिछड़ जाएं, इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जिसका नाम है ओडू। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बिजनेस से जुड़ी हर एक जरूरत की पूरी की जानकारी दी जाती है। पूरी जानकारी के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपके लिए अलग अलग टास्क को ये आसान बना देता है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप ई कॉमर्स के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी और इस वेबसाइट को बनाने में आपको मदद करेगा ओडू का ई कॉमर्स स्टोर, जहां पर आपको अपनी वेबसाइट बिल्डिंग से जुड़ी सारी टूल्स मिल जाएंगी, वो भी मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव चूज करने हो या फिर लोगों पर कलर कौन सा हो ये डिटेक्ट करवाना हो, इस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही सारी डिटेल्स आप भरते हुए चले जाइए। इसके बाद में आप अपने बिजनेस प्रोडक्ट से जुड़ी स्पेसिफिकेशन को भी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर आपको एआई जनरेटेड थीम भी मिलेंगी जिससे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप चीजों को अपने हिसाब से आसानी से कस्टमाइज करते हुए बाद में अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल जैसे मॉडल, प्रोडक्ट की फोटो, प्राइस सेट करके अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद आप ओडू की मदद से शिपिंग, डिलीवरी और पेमेंट प्रोवाइडर को भी इसमें जोड़ सकते हैं। आसान से स्टेप्स के साथ आप ओडू पर अपनी ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं।
और सबसे खास बात ये कि ई-कॉमर्स वेबसाइट मेकिंग आपको ओडू पर बिल्कुल फ्री में मिलती है, वो भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री कस्टम डोमेन नाम के साथ। इसके अलावा अगर आप ओडू की बाकी ऐप को भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 580 रुपए का सब्सक्रिप्शन यूज करना होता है। अब इस सारी सुविधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। ओडू से आज ही अपना ऑनलाइन स्टोर बना लीजिए। चलिए विषय वस्तु पर वापस लौटते हैं और विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल यूरोप ने क्या नहीं अपनाया जिससे यूरोप है की जगह यूरोप था वाली स्थिति आ गई है। जहां दुनिया पर राज करने वाला जो यूरोप होता था, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब कहां है यूरोप। दुनिया के अंदर दुनिया वाले जिसको रेफरेंस मानते थे, आज वो रेफरेंस खुद रेफरेंस में आने की खुशी मनाता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे थे तो उन्होंने अपने देश में ऐसा माहौल काट दिया कि देखो भाई साहब, भारत से बात करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। अपने साथ में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को एक ही जहाज में भरकर निकलते हुए कह रहे थे कि अब तक हमारे कालखंड की सबसे बड़ी बिजनेस डील करने हम जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनके हालात वाकई में ठीक तो नहीं है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, इन सारे यूरोपीय देशों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। अकेला ब्रिटेन 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के 25% हिस्से पर अपना राज करता था। 17वीं सदी से 20वीं सदी के खत्म होने तक बहुत से यूरोपियन देश दुनिया भर के अलग अलग देशों पर राज करके अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया था कि हर मामले में बाकी दुनिया से आगे थे। जब मैं 17वीं सदी की बात कर रहा हूं तो इस दौर में यूरोप के देशों ने बौद्धिक और तकनीकी विकास के उस स्तर को छुआ जिसने भविष्य की दुनिया की नींव रखी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे आप यूरोप में जन्मे कुछ नामों से समझ सकते हैं जिनकी खोज आज तक दुनिया के लिए नई सीख देती है। जैसे लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी को समझाने वाले जो ईसाक न्यूटन थे, जिन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। गैलीलियो एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और साइंटिफिक मेथड को देने वाले। नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला मारिया क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को समझने की राह आसान की। पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझाने वाले डार्विन या क्वांटम थ्योरी देने वाले नील्स बोर। ऐसे कितने ही लोग यूरोप में पैदा हुए जिनकी खोज ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया ही बदल दिया था। साथियों, यूरोप के देशों में हुई इस बौद्धिक क्रांति का प्रभाव इनके प्रोडक्ट्स पर भी दिखा। जैसे हम मशीन की बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी ब्रांड की कारें यूरोप में बनती हैं। अकेले जर्मनी में BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, वॉक्सवैगन, पोर्शे जैसी कार के ब्रांड्स बने और पूरी दुनिया में चले। डिजिटल तकनीक की बात करें तो 1950 के आसपास जब दुनिया टीवी और लैंडलाइन फोन को भी बहुत बड़ी तकनीक समझ रही थी, उस समय ब्रिटेन के एलन टनिंग ने AI की नींव रखनी शुरू कर दी थी। तकनीकी क्षेत्र में यूरोप की धमक कई दशकों तक बनी रही। अगर कुछ नामों की बात की जाए तो स्वीडन की एरिक्सन, साल 1997 में इस कंपनी के पास दुनिया की कुल मोबाइल मार्केट का 40% हिस्सा था। दूसरा नाम फिनलैंड की नोकिया का। एक जमाने में इस कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऐसा राज किया कि दूसरा कोई ब्रांड सामने दिखता ही नहीं था। लेकिन साथियों, जब हम आज की तस्वीर देखते हैं तो कुछ और ही कहानी नजर आती है। आज एक भी यूरोपियन टेक कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर जानी जा रही हो नहीं है। अमेरिका, जिसने यूरोपियन लोगों का यूज करके अपनी की तकनीकी क्षमता को सुधारा, उसकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियों ने दुनिया पर राज कर रखा। अब इसके चैट जीपीटी ने भी नया चैप्टर जोड़ दिया है। चीन की कहानी तो हम सब जान ही रहे हैं। जब यूरोप के वैज्ञानिक AI और कंप्यूटेशन की जटिल प्रणाली को समझ रहे थे, तब चीन ने भुखमरी जैसी स्थिति थी। आज वही चीन तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के आंकड़ों में पूरे यूरोप से कई गुना आगे नजर आता है। यही यूरोप की बिगड़ती हालत का पहला कारण है। यहां इनोवेशन और अडप्टेशन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए। इनके पास पैसा था, दुनिया की सबसे जेन्युइन माइंड थे, जीनियस माइंड थे, टाइम था, नॉलेज था, लेकिन इन्होंने इस चीज का पूरा फायदा उठाया ही नहीं। अगर आप यूरोपीय देशों की इनकम के प्रमुख सेक्टर पर नजर डालेंगे तो फाइनेंस, ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद इसमें टेक्नोलॉजी का नाम भी आता है, जो अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहां भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप के देशों में ऋण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसने यूरोपियन यूनियन में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे बचने के लिए अलग अलग यूरोपियन देश अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रयास था बैंक की ब्रांच और उनके एम्प्लॉइज के नंबर को घटाने का। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 के मुकाबले से साल 2020 में यूरोपियन यूनियन में कुल बैंक शाखाओं का नंबर 33% कम हो चुका था और बाकी जो कसर बची थी उसे कोविड-19 महामारी ने पूरा कर दिया। साथियों, बाकी दुनिया की तरह यूरोप भी महामारी की मार से उभरने की कोशिश ही कर रहा था
कि यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा धक्का दिया कि यूरोप में एक के बाद एक सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होने लगे। और इसका सबसे बड़ा कारण था यूरोप की ऊर्जा खपत के लिए रूस पर निर्भरता, जो यूरोप की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के पीछे मौजूद सबसे बड़े कारणों में से एक बना। बात कर रहा हूं एनर्जी क्राइसिस की। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले बिजनेस टाइम्स के इस आर्टिकल पर एक नजर डालिए। इसमें कहा गया है कि पोर्शे और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों को क्राइसिस से निकालने के लिए जर्मनी को अपनी एनर्जी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बदलना होगा, क्योंकि पोर्शे और बीएमडब्ल्यू को दूसरे देश में जाकर कार बनाना सस्ता पड़ रहा है, जबकि जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ रही है। यह सिर्फ उन दो कंपनियों की कहानी नहीं है। वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कई सौ यूरोपियन कंपनियों का यही हाल है। इनका सबसे बड़ा रीजन है यूरोप में एनर्जी के कॉस्ट और अवेलेबिलिटी में आई अनस्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि यूरोप में चल रही इस एनर्जी क्राइसिस की कहानी की शुरुआत फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में हमले किए, जिसके बाद यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर कई सैंक्शन ला दिए। इन सैंक्शंस से रूसी तेल को ना खरीदकर उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करना भी इसमें शामिल था। पर यूरोप शायद ये भूल गया था कि ये उनका अपना फैसला उनकी इकोनॉमी के लिए एक बैकफायर साबित होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई दशकों से यूरोप के ज्यादातर देश रूस से आने वाली सस्ती नेचुरल गैस और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज पर टिके हुए थे। सिर्फ जर्मनी ही अपनी जरूरत का 55% नेचुरल गैस रूस से खरीदता था। इसके अलावा इटली 40%, ऑस्ट्रिया 80% और कई देशों में तो 100% नेचुरल गैस के लिए रूस पर ही निर्भरता थी। पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यह नंबर लगभग 40% के आसपास सेटल होता है। फ्रांस और यूके जैसे देशों की रशियन गैस पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी भले ही कम हो, लेकिन एलएनजी इंपोर्ट और इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के चलते इनका इंपैक्ट इन देशों पर भी पहुंचा। ऐसे में एक तरफ रशियन ऑयल की सप्लाई जब कटती है तो दूसरी तरफ यूरोप का पूरा एनर्जी सिस्टम हिल जाता है। जर्मनी में तो हालात ऐसे हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 4 गुना तक बढ़ गए। फ्रांस, इटली और नीदरलैंड जैसे देशों में 200% से ज्यादा इन्फ्लेशन, स्पेन में 103%, ब्रिटेन में भी 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्फ्लेशन देखने को मिला है। यह बात उस यूरोप की हो रही है जहां की विंटर्स को बिना एनर्जी रिसोर्सेज के सरवाइव नहीं किया जा सकता था, यानी एनर्जी एक लग्जरी नहीं नेसेसिटी थी। रशिया के ऑयल बैन के बावजूद यूरोप थोड़ा बहुत अपने कदमों पर खड़ा हुआ ही था। रही सही कसर नॉर्वे ने पूरी कर दी। साथियों, आपको बता दूं कि नॉर्वे यूरोप का तो हिस्सा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। यह यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से है जहां अपने एनर्जी रिसोर्सेज तो प्रचुर मात्रा में है। साल 2023 तक नॉर्वे जो है वो जर्मनी की गैस डिमांड का 43% पूरा कर रहा था। ऐसे ही कई यूरोपियन देश रशियन ऑयल और गैस की कमी पूरी करने के लिए नॉर्वे की तरफ मुड़ गए। पर यूरोपियन यूनियन की मदद करना नॉर्वे के लिए बहुत भारी पड़ने लगा। वहां की फ्यूल की प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगी, जिसने यूरोप में एक अलग पॉलिटिकल ड्रामा शुरू कर दिया। नॉर्वे के लीडर्स ओपनली जर्मनी जैसे देशों को क्रिटिसाइज करने लगे कि उन्होंने क्यों अपने न्यूक्लियर प्लांट पर ताले लगा दिए। इवन रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दिखता है कि नॉर्वे यूरोपियन कंट्रीज को एनर्जी एक्सपोर्ट कम भी करने वाला है, जो पूरे यूरोप को ट्रेजेडी में डाल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन कंट्रीज को कभी रशिया तो कभी नॉर्वे पर डिपेंडेंट होना ही क्यों पड़ रहा है? जो कि जवाब सिंपल है, क्योंकि यूरोप मिडिल ईस्ट और रशिया की तरह वास्ट ऑयल और गैस रिजर्व पर थोड़ी बैठा है। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को देखते हुए कई यूरोपियन कंट्रीज ने कोयले का भी उपयोग बंद कर दिया। शांति का नारा देने के लिए न्यूक्लियर प्लांट भी बंद कर दिए। यूरोपियन कंट्रीज ने विंड और सोलर एनर्जी पर काफी हेवीली इन्वेस्ट किया, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह काम भी नेचर की मर्जी से होता है। अब ये पढ़ते हैं ठंडे इलाके में सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है तो सोलर एनर्जी कहां से बनाएं। यूरोप का वेदर हमेशा डिपेंडेबल नहीं है। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो इंग्लैंड में होने वाले मैचेस के हाल से आप समझ सकते हो। बस इसीलिए यूरोप को अपने घर और फैक्ट्रीज चलाए रखने के लिए ना चाहते हुए भी एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इसका इंपैक्ट कैसे पूरे यूरोप पर पड़ रहा है, ये हम BMW के एग्जाम्पल से देख चुके हैं। साल 2023 में BASF, जो दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल प्रोड्यूसर है, उसने भी हाई एनर्जी प्राइस के कारण जर्मनी में अपने ऑपरेशन कम करने और हजारों लोगों को जॉब से निकालने का फैसला किया। यूरोप के स्टील प्लांट अपना आउटपुट रिकॉर्ड लेवल पर कम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अनअफोर्डेबल हो जाने के कारण एल्यूमिनियम प्लांट या तो बंद हो चुके हैं या यूरोप के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। कोई भी इंडस्ट्री एनर्जी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 से 4 गुना बढ़ जाए तो इंडस्ट्री चालू रखकर भी कोई प्रॉफिट कैसे कमाएगा?
और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, हाउसेस का भी तो यही हाल है। पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे स्काई रॉकेट कर रखे हैं। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक आम यूरोपियन के पास विंटर में अब फिलहाल थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा देना होगा तो ऑब्वियस है कि वो ग्रोसरीज को और दूसरे कमोडिटीज को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करेगा, जिससे यूरोप की और इंडस्ट्रीज भी इंपैक्ट करने लगती हैं। ऊपर से ट्रक से लेकर जहाज तक हर व्हीकल को चलाने वाले को फ्यूल चाहिए, जिसकी एक्स्ट्रा प्राइस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चुकाती है और अल्टीमेटली इसका बोझ आम कस्टमर को उठाना पड़ता है। लेकिन आम कस्टमर की इनकम तो पिछले कुछ सालों में बढ़ी ही नहीं, जिसके कारण उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। इस पूरे सिनेरियो में यूरोप एक खतरनाक साइकिल में फंस चुका है और लगभग हर यूरोपियन देश इकोनॉमिक स्लो डाउन का सामना कर रहा है। इस सिचुएशन का सामना करने के लिए यूरोपियन देशों की गवर्नमेंट ने सब्सिडी का रास्ता चुना। ग्रीस ने अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनीज को सब्सिडी ऑफर कर दी। जर्मनी ने तो 200 बिलियन यूरो का रिलीफ फंड अप्रूव कर दिया, जिससे वो टैक्स पेयर्स को सब्सिडी दे पाए और बिजनेस की हेल्प कर पाए। लेकिन ये सब स्टेप भी यूरोप के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थे, बस थोड़ा और सारा समय खरीद सकते थे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली यूरोप की इकोनॉमीज ही वीक हो रही हैं। सिचुएशन ने यूरोप में एक और बहस छेड़ दी कि यूरोपियन यूनियन की सॉलिडरिटी, ऐसा इसलिए क्योंकि ईयू में म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए अपने एनर्जी मार्केट को इंटरकनेक्टेड बनाकर रखा हुआ था, जो नॉर्मली हर देश के लिए बेटर ही होता है। पर जब एनर्जी सप्लाईज रिकॉर्ड लो लेवल पर आई तो यह मॉडल बुरी तरह फेल हो गया। पिछले दिनों की बात बताता हूं। चेक रिपब्लिक ने जर्मनी पर आरोप लगाया कि वो गैस की होल्डिंग कर रहा है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर तो यह कह चुके हैं कि यूक्रेन को भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को वो रोक सकते हैं। अब साथियों, ये एनर्जी क्राइसिस से जुड़े इन तमाम नंबर और इसके प्रभाव को देखते हुए ये साफ है कि रूस के साथ युद्ध करना केवल यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप को भारी पड़ रहा है। अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो यूरोप की अपनी नीतियां और माइग्रेशन बाकी कसर पूरी कर देता है। अब मैं आपको दूसरे फैक्टर के बारे में बताता हूं, जो है कि माइग्रेशन। रिपोर्ट बताती है कि अकेले 2023 में जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उसमें 43 लाख से ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया है। बड़ा नंबर है। लेकिन साथियों, आज जो माइग्रेशन यूरोप को परेशान कर रहा है, एक समय पर इसी माइग्रेशन ने यूरोप को बहुत फायदा भी पहुंचाया था। यही फायदा उनके लिए आज बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई। इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जब था, तब यूरोप में माइग्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। यह यूरोप के लिए अच्छा साबित हो रहा था, क्योंकि मजदूरों की कमी थी, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उनकी जरूरत थी। इसी वजह से जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों ने 1950 से 60 के दशक में गेस्ट वर्कर प्रोग्राम की शुरुआत की। जर्मनी ने इसे गैस्टर बेटर प्रोग्राम नाम दिया, जिसका मतलब होता है जर्मनी में आओ, कुछ समय के लिए काम करो, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। जैसे H1B वीजा आजकल अमेरिका वाले कर रहे हैं। ये वर्कर जो पहुंचे, ये तुर्की से, ग्रीस से, इटली से और स्पेन जैसे देशों से यहां पर नौकरी करने पहुंचे। इन लोगों ने हर तरह के मुश्किल काम किए, उन पैसों को अपने परिवार को भेज दिया। ये वर्कर 2 से 3 साल काम करते और पैसा कमाकर वापस अपने देश चले जाते। दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश ने अपनी कॉलोनियों से लोग बुलाए। फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया से अपने गेस्ट वर्कर बुलाए। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनियों जैसे भारत, पाकिस्तान और कैरेबियन आइलैंड से लोग बुलाए, ताकि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और हेल्थ केयर जैसे सिस्टमों को चलाया जा सके। लेकिन साथियों, ये माइग्रेशन सिर्फ कॉलोनियों या गेस्ट वर्कर तक ही सीमित नहीं था। 1951 में यूरोप के 6 देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई, जिसका उद्देश्य था रिसोर्सेज और काम को साझा करना, और इसी के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग और लेबर मूवमेंट को आसान किया गया। लेकिन यहां उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब ECSC बना, उन्होंने वर्कर के लिए कोई कॉमन नियम नहीं बनाया। कहा कि हर देश अपने हिसाब से तय करेगा कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ वो कैसे डील करता है। 1970 और 80 के अंदर गेस्ट वर्कर्स, जो असल में टेम्परेरी हेल्पर्स थे, उन्होंने तय किया कि वो यहीं रुकेंगे। पर क्योंकि हर देश के नियम अलग थे, स्थिति काफी अनफेयर थी। जैसे जर्मनी में गोस्ट आर्बराइटर को पहले सिर्फ टेम्परेरी वर्क परमिट था, उन्होंने परमानेंट राइट आसानी से नहीं मिले। वहीं फ्रांस ने माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप का चांस दे दिया, लेकिन वहां सोशल टेंशन बहुत बड़ी थी। यूके में तो दंगे भी होने लगे कि माइग्रेंट और लोकल्स में से कौन रहेगा। जैसे 1981 का ब्रिक्सटन दंगा, जहां ब्लैक कम्युनिटीज और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, या फिर ओल्डहैम दंगे, जहां साउथ एशियंस और व्हाइट लोकल्स के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ। इन दंगों के बाद कुछ सालों में यूरोप में चीजें शांत होने लगी, लेकिन तभी 1990 से सन 2000 में बाल्कन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए युद्ध शुरू हो गए और लोग यूरोप को एक सुरक्षित जगह समझने लगे। तो अपनी जान बचाने के लिए लोग यूरोप आ गए।
यहाँ पर यूरोप का नजरिया भी बदला और सोचा कि मानवता के लिए उन्हें युद्ध क्षेत्र से प्रभावित सभी लोगों को यूरोपियन देशों में आने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही उन्हें मजदूरों की तरह भी जरूरत थी। लेकिन यूरोप यही नहीं रुका। उन्होंने माइग्रेशन करके आए लोगों के लिए बेसिक हेल्प पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी, जो कि लोगों के लिए और आकर्षक हो गई, जिसमें घर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बेसिक जरूरतें पूरी करने का वादा था। बेरोजगारी की स्थिति में उनके स्किल लर्निंग तक करवाई जाती, जॉब दिलवाई जाती। यूरोप में ऐसी स्थिति को देखते हुए अफ्रीका और युद्धग्रस्त मिडिल ईस्ट से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भर भर के लोग यूरोप में पहुंचने लगे और असाइलम का हिस्सा बनने लगे। इन चीजों को और आसान बनाने के पीछे एक और बड़ा कारण यूरोप के बॉर्डर भी थे। अगर रूस वाले बॉर्डर को एक बार के लिए छोड़ दें तो पूरे यूरोप के बॉर्डर कहीं पर भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। रोक टोक करने वाले प्रोसेस ही नहीं है। वहां एक देश से दूसरे देशों में वैसे ही जा सकते हो जैसे भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में। हालांकि पिछले कुछ सालों में बॉर्डर सुरक्षा की स्थिति में परिवर्तन भले ही आया हो, लेकिन लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। और जब आना जाना इतना आसान था तो शरण लेना भी आसान था। इस वजह से यूरोप में बाहरी लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। शहरों में हाउसिंग करने वाले सेक्टर पर दबाव बढ़ा और लोकल लोगों की नौकरियों पर संकट आने लगा और हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड बढ़ गया। साथ ही कल्चरल और सोशल टेंशन भी दिखने लगे। बाहरी लोगों के खिलाफ धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन और भेदभाव के मामले सामने आने लगे। जब पिछले कुछ सालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई तो यूरोप ने नए नियम और पॉलिसीज बनाने पर विचार किया, जिसके साथ बॉर्डर कंट्रोल को टाइट किया गया, असाइलम प्रोसेस को सख्त बनाया गया। यहां तक कि कुछ देशों ने तो डिपोर्टेशन एग्रीमेंट भी साइन करने शुरू कर दिए, जैसे कि ब्रिटेन ने। इसके अलावा जो बाहरी लोगों को बड़ी आसानी से वेलफेयर और हेल्थ केयर बेनिफिट मिल रहे थे, जिसके लिए ज्यादातर लोग यूरोप का रुख अपनाते थे, उन्हें अब लीगल रेजिडेंट्स तक सीमित करना शुरू किया गया ताकि रिसोर्सेज पर कम लोड हो। लेकिन साथियों, यूरोप के ये नियम बड़ी देरी से लागू हुए और इस चीज से जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, माइग्रेशन करने वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो स्किल्ड होते हैं, जिन्हें किसी भी देश की इकोनॉमी को बनाने में मदद करनी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका में बसे भारत के लोग, जिन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दिया है। दूसरे तरीके के माइग्रेंट्स होते हैं जो युद्धग्रस्त देश से बिना स्किल के साथ किसी देश का हिस्सा बन जाते हैं। अब यूरोप एक तरफ से तो तकनीक, इनोवेशन, अडेप्टेशन में पिछड़ रहा था, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में लोगों को शरण दे रहा था, उन पर अरबों रुपए खर्च कर रहा था, उन्हें नौकरियां दे रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोकल लोग यूरोप के देशों में अच्छा काम कर रहे थे, जो स्किल्ड थे, उन्हें अपने हिसाब से काम नहीं मिला और छोटा मोटा जो काम था उसका बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों के हाथ में चला गया। ऐसे में स्किल्ड यूरोपियन लोग भी अमेरिका जैसे देशों का हिस्सा बन गए और यह भी बहुत बड़ा सेटबैक बन गया। शुरुआत से लेकर अब तक अगर आपने इस वीडियो में जिन भी विषयों पर चर्चा की हो, उससे यह साफ हो गया होगा कि यूरोप दुनिया में सबसे अलग नजर आता था, जिसको शक्तिशाली बनने में सादा शांति, सद्भाव और वेलफेयर पर भरोसा था, जो दुनिया को अलग चश्मे से देखने की कोशिश करता नजर आ रहा था। जिन यूरोप के देशों को एक आदर्श के रूप में देखा जाता था, वो यूरोप के देश अपनी कुछ नजरअंदाजी के चलते आज लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहे हैं। साथियों, यूरोप की कहानी अभी पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई है। लोगों को अभी भी भरोसा है कि यूरोप जल्दी ही अपनी स्थिति को ठीक कर लेगा। लेकिन यूरोप की अभी तक कहानी ये जरूर सिखा देती है कि अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, संसाधन हो, समय हो, अगर आप सही टाइम पर सही निर्णय नहीं लेते तो आप उससे पिछड़ सकते हैं। जिसके पास कुछ ना हो लेकिन वो सही समय पर सही निर्णय की क्षमता ले, वो आगे बढ़ जाता है। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, जानकारी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं यूरोप के पिछड़ने पर, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बाकी मैंने ओडू का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर अपने बिजनेस को बेहतरी के साथ, अडेप्टेशंस के साथ कैसे आगे ले जाना है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए। धन्यवाद।